सॉरी। आओ मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। आगे बढ़ते हैं जी। वीडियोस की जो प्रॉब्लम थी, रोज़ भाई हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, कह भी रहे हैं कि संडे तक 100% सबकी प्रॉपर हो जाएंगी। हमने अभी एक अपडेट किया था, उसमें बच्चों को बहुत सारों को वीडियो मिली, लेकिन उनका सीक्वेंस आगे पीछे था। संडे को जैसे पहले वाली थी वही एज इट इज़ आ जाएगी। प्रॉब्लम सोल्व हो गई है वो, ठीक है। बस अब वो उस प्रोसेस पे, अब हम परसेंटेज पे आगे आते हैं, ठीक है जी। जहां तक कल हम पढ़ रहे थे उसी से आगे आते हैं, ठीक है। बेटा ये बता कि कल जो मैंने तेरे को व्हाट्सएप पे वो भेजी थी वही लगी है नहीं? हाँ, आ जाओ तो पढ़ो जी। कह रहा जी, द बेस रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 20%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। और अभी इस पूरे वीक में कति बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं। सोमवार से टाइप स्टार्ट करूंगा। अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये कि हम फ्रैक्शन और परसेंटेज और लैंग्वेज तीनों को मिला के समझना शुरू करते हैं। सोमवार से एक एक टाइप शुरू करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में टाइप बनी हुई है। फेल पास की अलग है, इलेक्शन की अलग है, कमीशन की अलग है, और चीजें अलग हैं। तो वो सारी धीरे धीरे एक एक करके शुरू करेंगे, हाँ है ना। सर 2 बैच लेने पड़ेंगे क्या अब हमसे? भाई क्लियर तो कर दो। पुष्पिंदर जी कौन से 2 बैच लेने? कोई 2 बैच नहीं लेने आपको, जो आपका बैच उसी में है। न्यू शर्ट नहीं है भैया, पुरानी शर्ट है, पहने आज। कह रहा जी, किसी सर्कल की रेडियस 25% बढ़ा दी जाए। ये मेरे बच्चे सर्कल है, सर्कल की रेडियस कह रहा है जी 25% बढ़ा दो। तो बाबू 25% की फ्रैक्शन होती है जी क्या? 1/4। 1/4। इसका मतलब बना कि सर्कल की रेडियस 4 है। अगर सर्कल की रेडियस 4 है तो कह रहा है जी 25% बढ़ा दो। तो भाई बताया था कि 4 का इतना परसेंट ये वाला रिजल्ट होता है। 4 का 25% 1 होता है। तो रेडियस 4 थी तो 1 बढ़ के अब कितनी हो गई? 5, हाँ है ना। तो कह रहा है जी सर्कल का जो एरिया है वो πr² होता है, ये हम सब जानते हैं, हाँ है ना। तो रेडियस पहले थी 4, तो एरिया हो गया 4 का वर्ग 16 पाई, हाँ है ना। बाद में रेडियस 5 होगी तो 5 का वर्ग 25 पाई आंसर आया। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, पहले एरिया था 16 पाई, अब एरिया हो गया 25 पाई, तो एरिया कितना बढ़ गया? 9 पाई। तो 9 पाई एरिया इंक्रीज हो गया। तो 9 पाई का इंक्रीज आया जी किसके ऊपर? 16 पाई पे, क्योंकि ओरिजिनल क्या था? 16 पाई। तो 100 पे कितना? पाई से पाई कैंसिल हुआ, फ्रैक्शन बनी 9/16। तो आप सबसे पहले ये देखो कि 1/16 क्या होता है। आप कहेंगे जी 1/16 होता है 6 सही 1/4%, हाँ है ना। अब 9/16 लेंगे तो 9 से गुना करेंगे, तो 9 6 54, और 9/4 को लिख लेंगे 2 सही 1/4। तो 54 और 2 56 सही 1/4%। ये मेरा आंसर आ गया, हाँ है ना। ये तो हुआ डिटेल। एक बार आप इतनी बात को समझो, फिर मैं इसको समझाता हूँ। बुक कौन सा पढ़ें? जो आपके पास अवेलेबल हो उस बुक से पढ़ लीजिए। बाकी अभी बुक से मत पढ़िए, अभी सिर्फ लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए। मेरे बच्चों एक बात समझना, अगले पेज पे समझाता हूं, और इस बात को लिखना। जब भी कंपैरिजन निकालना हो, जब भी कंपैरिजन निकालना हो, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। जब भी कंपैरिजन निकालना हो, तुलना निकालनी हो तो कांस्टेंट या फिक्स वैल्यूज को इग्नोर करें। बात को समझना क्या कह रहा हूं, एक एक सब समझाता हूं, ध्यान दें। मैंने कहा कि जब भी कंपैरिजन निकालना हो, कंपैरिजन का मतलब तुलना। तुलना कैसे कैसे की जा सकती है? जैसे मैं कहूं कि मैं आपसे 2 गुना धन कमाता हूं, मैं आपसे 2 गुना धन कमाता हूं, मतलब आप 1 धन कमाते हैं तो मैं आपसे 2 गुना यानी 2 कमाता हूं। तो मेरे बच्चों मुझे ये बताओ कि कहीं पर भी मैंने ये बताया आपको कि आप कितना कमाते हो और मैं कितना कमाता हूं? आपका आंसर होगा नहीं।
कहीं पर भी मैंने क्या ये बताया कि आप कितना कमा रहे हैं, मैं कितना बता रहा हूं? नहीं। लेकिन फिर भी हमारे बीच में तुलना हो गई कि जी मैं आपसे 2 गुना कमाता हूं। तो जो रेशियो रहता है वो आपकी तुलना करके बता देता है, कंपैरिजन करके बता देता है। मैं आपसे ये कहूं कि यार मैं आपसे 20% तेज भाग सकता हूं, मैं आपसे 20% तेज भाग सकता हूं, मैं आपसे 20% तेज भाग सकता हूं, तो क्या मैंने ये बताया कि आपकी स्पीड क्या है और मेरी स्पीड क्या है? नहीं। यानी मैंने ओरिजिनल चीजें कुछ नहीं बताई, फिर भी मेरे और आप में तुलना हो गई कि मैं आपसे 20% तेज भाग सकता हूं, इसका मतलब मेरी स्पीड ज्यादा है और आपकी स्पीड कम है, और मेरी 20% ज्यादा है। हाँ है ना? यानी जो परसेंटेज है, जो परसेंटेज है, ध्यान देना, जो परसेंटेज है वो भी तुलना को रिप्रेजेंट करती है। परसेंटेज भी तुलना को रिप्रेजेंट करता है। हाँ है ना? परसेंटेज भी तुलना को रिप्रेजेंट करता है। मैं कहूं कि मेरी उम्र आपकी उम्र का 3/4 है, मेरी उम्र आपकी उम्र का 3/4 है, तो बताओ मैं बड़ा या तुम बड़े? हाँ है ना? तो आप कहेंगे कि सर तुम बड़े, यानी मैं तो छोटा, क्योंकि मैंने कहा मेरी उम्र आपकी, किसकी? आपकी। किसकी बेटा? आपकी। आपकी, जिसकी वो हमेशा नीचे। यानी आपकी उम्र 4 है तो मेरी उम्र कितनी हुई? 3। क्या मैंने आपको सॉरी, क्या मैंने आपको ये बताया कि आपकी उम्र क्या है? नहीं। क्या मैंने ये बताया कि मेरी उम्र क्या है? नहीं। फिर भी मेरी और आपकी उम्र की तुलना हो गई कि मैं आपकी उम्र का 3/4 हूं, या मेरी उम्र आपकी उम्र का 3/4 भाग है। इसका मतलब आपकी उम्र 4 है तो मेरी उम्र 3। मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना कि आपकी उम्र 4 है तो मेरी उम्र कितनी भाई? 3। आपकी 4 तो मेरी 3, आपकी 4 तो मेरी 3, है ना? यानी इसका अर्थ ये हुआ कि कंपैरिजन जो है वो फ्रैक्शन के आधार पर भी हो सकता है। कंपैरिजन फ्रैक्शन यानी भिन्न के आधार पर भी किया जा सकता है। मैं कहूं जी मैं आपसे आधा धन कमाता हूं, तो 1/2 तो भिन्न हुई, लेकिन इससे ये बात समझ में तो आ रही है ना कि मेरी और आपकी इनकम का रेशियो क्या है, तुलना हो गई। तो यानी मेरे बच्चों जो कंपैरिजन होता है वो रेशियो से भी हो जाता है, परसेंटेज से भी हो जाता है, फ्रैक्शन भिन्न से भी हो जाता है। तो जब भी आपको कंपैरिजन निकालना हो, रेशियो निकालना हो, परसेंटेज निकालनी हो, फ्रैक्शन निकालनी हो, तो हम वहां कांस्टेंट या फिक्स वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं, उसके बिना भी उत्तर आएगा। क्यों? समझिए। जैसे इस सवाल की अगर मेरे बच्चों में बात करूं तो आप अच्छे से जानते हैं क्या कि यहां पे सर्कल में छोटा ले लूं, अगर मैं यहां सर्कल छोटा ले लूं तो भी पाई की वैल्यू 22/7 ही होनी है। अगर मैं सर्कल इतना बड़ा ले लूं तो भी मेरे बच्चों पाई की वैल्यू 22/7 है। यानी सर्कल बढ़ने से या घटने से पाई की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं रहता, वो तो फिक्स रहती है। हाँ या ना? यानी कांस्टेंट वैल्यू रहती है। तो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आपको ये निकालना है कि तुलना करके बताओ, और यहां पूछा था कि देन फाइंड द परसेंटेज चेंज, परसेंटेज क्या बताती है? तुलना बताती है कि इसके क्षेत्रफल में तुलना करके बताइए। तो आपको यहां ये बात समझनी होगी कि जब हमें तुलना निकालनी है तो हमें ऐसी वैल्यू को इग्नोर कर देना चाहिए जो फिक्स है। तो यहां इग्नोर किसको करना चाहिए? पाई। पाई फिक्स है, आर तो चेंज हो रही है, आर पहले 4 थी तो अब 5। तो आपको इस सवाल में एरिया केवल आर स्क्वेयर ही समझना है। तो आर की वैल्यू 4 है तो 4 का वर्ग 16, 5 है तो 5 का वर्ग 25, यानी पहले एरिया 16 था तब 25 हो गया, तो एरिया कितना बढ़ा? 9। तो 9 बढ़ा 16 पे तो 100 पे कितना? तो ये आपका आंसर आ गया। हाँ या ना? बात आई समझ में? धीरे धीरे समझ में आएगी। प्रज्ञान जी थैंक यू। इन पॉइंटों को बड़े ध्यान से समझिएगा, बाद में दिक्कत देंगे पॉइंट। बताइए जी।
आ जाओ जी। कह रहा है जी यदि आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए, कहता है यदि रेक्टेंगल की लेंथ 37.5% बढ़ा दी जाए, तो मेरे बच्चों हमें यह सोचना होगा कि 37.5% की फ्रैक्शन होती क्या है। सॉरी, अब आज कह रहे जी यदि रेक्टेंगल की लेंथ 37.5% बढ़ा दी जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों 37:1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो 37.5% की फ्रैक्शन होगी 3/8। इसका मतलब अगर रेक्टेंगल की लेंथ 8 है तो कितनी बढ़ गई, 3। कह रहा है जी रेक्टेंगल की लेंथ 37.5% बढ़ा दी जाए, यानी लेंथ अगर 8 है तो 8 का 37.5% अब 3 बढ़ गई। अगर आयत की लंबाई पहले 8 थी तो अब 3 बढ़ के कितनी हो गई जी, 11। हाँ है ना, इसको भी हटाते हैं। तो अब हो गई जी लेंथ 11। पहले अब कति देसी भाषा में समझा रहा हूं कि भाई पहले अगर रेक्टेंगल की लेंथ 8 यूनिट थी तो अब हो गई 11। और कह रहा है जी चौड़ाई को 20% घटा दिया गया, कम कर दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% की फ्रैक्शन क्या होगी जी, आप बोलेंगे जी 1/5। यानी अगर रेक्टेंगल की विड्थ चौड़ाई 5 थी तो 20% यानी 1 घटा दी गई। तो अगर चौड़ाई ब्रेड्थ 5 थी तो 5 का 20% 1 घटा दी तो अब कितनी हो गई, 4। तो कह रहे जी एरिया में चेंज बताइए। तो मेरे भाई एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 8 पंजे 40, और अब हो गया 11 लेंथ होगी और विड्थ होगी 4, तो 11 चौक 44। तो पहले जो एरिया 40 था अब हो गया 44, तो कितना इंक्रीज हुआ, 4। तो 4 का इंक्रीज 40 पे, तो 100 पे कितना, 1/10 बना, और 1/10 कितना होता है जी, 10%। तो इसके एरिया में मेरे बच्चों 10% का परिवर्तन आया। ठीक है भाई। बच्चे कह रहे हैं एक बार नाम ले लो। क्यों भाई, पढ़ने आया कि नाम दिलवाने आया? सॉरी यार, करो भाई। कह रहा जी किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाती है, तो बेटा 40% की फ्रैक्शन लिखो जी। आप कहोगे जी 20% की क्या होती है, 1/5, तो 40% की 2/5। यानी अगर स्क्वायर की साइड पहले 5 थी तो अब 2 बढ़ के कितनी हो गई, 7। पहले 5 थी तो 2 बढ़ के कितनी हो गई जी, 7। कितनी होगी भाई, 7। तो कह रहा जी एरिया बताओ। तो एरिया होता है भैया साइड का स्क्वायर, एरिया होता है भैया साइड का स्क्वायर। तो अगर पहले स्क्वायर की साइड 5 थी तो अब हो गई 7, तो उसका एरिया साइड का स्क्वायर होगा, तो 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49। तो अब एरिया आ गया मेरे भाई 49। तो कह रहा जी कितना चेंज हुआ, तो 24 बढ़ गया। तो 24 बढ़ गया 25 पे, तो 100 पे कितना। काट पीट मत बचाना, पहले फ्रैक्शन बनाओ। 1/25 4%, तो 24/25 24 चौकू 96%। तो आंसर आया 96%। हाँ है ना, 96%। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। करो जी। करो जी। इनका सीक्वेंस तूने सेट किया है क्या ये, कि किसके बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा? अच्छा, देखिए कहता है किसी लंबवर्तीय बेलन, तुम नहीं जानते हो बेटा ये बेलन क्या होता है। लंबवर्तीय बेलन, सिलेंडर बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर की बेस रेडियस 40% बढ़ा दी जाए। 40% की फ्रैक्शन बना लो, 2/5 होती है, यानी रेडियस 5 थी तो अब 2 बढ़ के कितनी हो गई, 7। तो रेडियस पहले 5 थी तो अब 2 बढ़ के हो गई जी 7। ये पहले है, ये अब है। ठीक है। अब कह रहा है जी जो हाइट है
वो 37.5% घट गए। तो मेरे भाई 37.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8। माने इसका अर्थ ये हुआ कि पहले अगर हाइट 8 थी तो 37.5% घट गई। जोड़ने का कहता है बढ़ जाता है तो जोड़ देते, घटने कही तो घटा दिया। तो यानी पहले अगर हाइट 8 थी तब 3 घट के कितनी हो गई 5। तो कह रहा है जी इसके वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज बताइए। तो वॉल्यूम क्या होता है भैया? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आपको दिक्कत आ सकती है जी, हमें कैसे पता? तो जब मेंसुरेशन पढ़ोगे तब ये बातें आएंगी। तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जो चीज कांस्टेंट रहे उसको इग्नोर किया जा सकता है। कब? उसको इग्नोर तब किया जा सकता है जब आपसे परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन पूछे यानी कंपैरिजन पूछे, और आपसे यही पूछा था कि परसेंटेज चेंज यानी कंपैरिजन पूछा है। तो हमारे लिए सवाल में वॉल्यूम पाई नहीं होगा, सिर्फ आर स्क्वायर एच होगा। तो बेटा आर की वैल्यू 5 है तो 5 का वर्ग 25, 25 8 200, यानी आर स्क्वायर एच बना 200। अब आर की वैल्यू है 7, 7 का वर्ग 49, 49 गुना 5 करोगे तो यह आएगा 245। तो भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, वॉल्यूम बढ़ गया 45। तो 45 वॉल्यूम ज्यादा हुआ 200 पे, तो कह रहा जी 100 पे कितना? तो उत्तर आएगा, देखो यार आप इसको काट लो तो फ्रैक्शन बना लो, या सीधा सीधा डिवाइड कर दोगे तो भी सीधा आ जाएगा 22.5%, है ना? 2 जीरो से कट गया, वरना काट लो। 5 नीम 45 और 5 चौक 20, 9/40, 1/40 होता है कितना? 2.5%, तो 9/40 हो जाएगा 22.5%। नवीन जी एक सवाल पूछ सकते हैं आप, बताइए क्या पूछना है? लेकिन जब तक आप पूछेंगे तब तक बहुत सारे कमेंट जा लेते हैं। नहीं भाई, 2-2 क्लासें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जो जिस बैच का उसी बैच का लो। मैंने तो इस बैच में अलाउ कर दिया था बाकी बच्चों को भी साथ में कि पढ़ लेंगे ऑनलाइन यार, जिनको परसेंटेज 2 बार पढ़नी है, 3 बार पढ़नी है, जल्दी पढ़नी है, वरना आपके बैचेज में तो होनी है। बात आई भाई समझ में? एक बार समझो यार इसको। बताओ जी। देखिए जी, कह रहा है चीनी का, सॉरी चीनी कर, ये क्या लिख दिया? चीनी कर नहीं है बाबू, चीनी का, टाइपिस्ट भी हरामखोर कुछ का कुछ लिख लेता है। चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि इसका खर्चा ना बढ़े? ये अभी मत करो भाई, ये अलग टाइप है। हाँ ये करो, करो भाई करो करो। कुछ सवाल जो दूसरी टाइप को छुड़वाता जा रहा हूं मैं, अपने आप करा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। पढ़ो जी। कहता है मैन सेव्स ए सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ। एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वह एक साल में कार खरीद सके। तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, कि उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसकी कार को 9 महीने में ही खरीद सके, कि वह उसकी कार को 9 महीने में ही खरीद सके। देखिए यार दोस्तों, कह रहा है जी एक आदमी है, हर महीने कुछ पैसा बचाता है, इतना पैसा बचाता है कि 12 महीने में कार ले आए। तो मान लेते हैं यार कि हर महीने उसने इतना पैसा बचाया 12 महीने तक कि उसकी एक कार आ गई, यानी 12 महीने में इतना पैसा बचा लिया कि उसकी एक कार आ गई। मान लो ये कार है, ये कार है, तो ये कार हर महीने मतलब एक फिक्स अमाउंट जोड़ता है और 12 महीने में ये कार खरीद लाता है। क्लियर है? ठीक है जी। अब कह रहा है कि अगर मान लो वो अब अपनी बचत बढ़ाना चाहता है और उसकी इच्छा है कि मैं इस कार को मात्र 9 ही महीने में खरीद लूं, 9 ही महीने में मैं इस कार को खरीद लूं, तो अब वो इसी कार को 9 महीने में खरीदना चाहता है।
तो पहले भाई 12 महीने में खरीद रहा था तो हर महीने थोड़ा बचाता था, अब 9 महीने में खरीदना है तो हर महीने थोड़ा फालतू बचाना होगा। तो वो यही पूछ रहा है कि अब उसकी बचत कितनी बढ़ गई। तो देखो यार, 12 और 9 का एलसीएम क्या होता है? 36। मान लेते हैं कार की कीमत है 36 यूनिट या 36 रुपए, जो दिल करे। अगर कार की कीमत 36 रुपए है तो 12 महीने तक 36 रुपए जोड़ेगा तो हर महीने कितने जोड़ने होंगे? 3 रुपए, तभी तो 36 रुपए जोड़ेंगे। और अगर 9 महीने तक 36 रुपए जोड़ेगा तो हर महीने कितने जोड़ने होंगे? 4 रुपए। यानी पहले हर महीने की बचत 3 थी तो अब हर महीने की बचत 4 हो गई, तो हर महीने की अब बचत 1 यूनिट बढ़ गई। तो 1 यूनिट बचत बढ़ गई किस पे? 3 पे। तो 100 पे कितनी? तो आंसर आएगा 33 सही 1/3%। एक बार समझो, फिर मैं इसी को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। सर परसेंटेज में कैसे पता चलेगा कि किस से डिवाइड करना है? बेटा ये किस जो शब्द है ना, ये बहुत खतरनाक है, इसी पे वजन डाल। जिससे, जिसका, किससे, किसका, जहां ये शब्द लिखे मिले वही हमेशा नीचे लिखना है वैल्यू। ठीक है? प्रॉब्लम है? बताओ ऋषभ जी, बताओ क्या प्रॉब्लम है तुमको? है शरीर के किस हिस्से में कौन सी प्रॉब्लम है? अरे 4-4 बैच पूछिए कौन कौन से जोड़ दिए। एक बार पूछ कौन कौन से बैच जोड़ रखे हैं। देखिए जी, दूसरा तरीका जो एक अच्छा और समझदारी वाला तरीका है वो भी समझिए। भाई हम मान लेते हैं कि हर महीने वो पहले पी रुपए बचाता था। पी का मतलब पहले, पहले हर महीने पी रुपए बचाता था। हर महीने कितने रुपए बचाता था? पी रुपए। और 12 महीने तक बचत करता था। 12 महीने तक बचाता था तो हर महीने पी रुपए, तो 12 महीने में कितना पैसा बचा दिया? 12 पी। और ये पैसा लेके कार खरीद के ले आया। अब कह रहा है कि यार अगर वो ये चाहे कि इस कार को, अगर वो इस कार को वो ये चाहता है कि 9 ही महीने में खरीदे तो अब उसकी बचत कुछ और करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी बचत से तो 12 महीने में खरीदी जाएगी। तो मान लो अब वो बचत कर रहा है ए, अब उसकी बचत है ए रुपए, तब वो हर महीने ए रुपए बचाएगा ताकि 9 महीने में कार खरीद लाए। तो 9 महीने में ए रुपए के हिसाब से कितना पैसा बचा लिया जी? 9 ए रुपए। तो पहले पी रुपए के हिसाब से 12 महीने में इतनी बचत करता था, बे रुपए के हिसाब से 9 महीने में इतनी बचत करता है। और कह रहा है कि जितने पैसे में पहले गाड़ी आती थी उतने ही पैसे में अब भी गाड़ी लिया था, यानी ये गाड़ी की कीमत थी, कहता अब इस कीमत को 9 ही महीने में अरेंज कर लेता है। फिर से समझा तो मैं शायद सही से समझा नहीं पाया कि यार भाई हर महीने पी रुपए के हिसाब से 12 महीने में इतने पैसे जोड़े और गाड़ी ले आया। अब हर महीने ए रुपए जोड़ रहा है, 9 महीने में 9 ए रुपए लेके और वही गाड़ी ले आया। तो गाड़ी की कीमत यहाँ पे भी वही है, वहां पे भी वही है। तो सोल्व कर लो, 3 चौकू 12, 3 तिया 9, गुना का निशान है तो पी को यहीं रख लो, ए को बटे ले आओ, 3 यहीं रख दो, 4 को बटे ले आओ। तो मतलब पहले बचत अगर 3 थी तो अब बचत कितनी हो गई? 4। तो पहले थी 3, अब हो गई 4, तो कितनी बचत बढ़ गई? 1। तो 100 पे कितना? तो उत्तर आया 33 सही 1/3%। पढ़ो मेरे बच्चे, इस सवाल को करो।
26वां हटा दें कि मैथ स्पेशल 26 तो मेरा बैच है ही नहीं कोई। 27 है मेरे पास, 30 है और 33 है, 3 ही तो बैच है। आइए दोस्तों, कह रहा जी एक किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर दिया तो परिणाम में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा। प्रतिशत आ गया, मतलब कांस्टेंट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, कंपैरिजन निकाल रहे हैं। कह रहा जी एक नंबर को 3/5 के स्थान पे 7/4 से गुना कर दिया, माने गुना करना किससे था भाई, 3/5 से। गुना कर किससे दिया, 7/4 से। यही कह रहा है ना, ए मैन मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 7/4 इंस्टीड ऑफ 3/5, यानी करना था इससे गुना, कर दिया इससे गुना, तो गलती हो गई। कोई नंबर मान लीजिए जो आपका दिल करे, आप नंबर n मानेंगे तो भी आंसर सही आएगा, या नंबर ऐसा मान लीजिए जो इस 4 से भी कट जाए और इस 5 से भी कट जाए। ऐसा कोई भी नंबर मान लीजिए जो इस 4 से भी कट जाए और इस 5 से भी कट जाए और इस 4 से भी कट जाए। तो 5 और 4 का एलसीएम मान लो, क्या हुआ 20। मान लेते हैं जो नंबर 20 था जिसकी बात हो रही है, तो 5 से काटते 5 चौक 20, 4 3 12, यानी गुना करना था 3/5 से तो सही उत्तर आता 12, लेकिन गुना कर दिया 7/4 से तो उत्तर आया 4 5 20, 7 5 35। तो भाई उत्तर आया कितना, 35, आना कितना चाहिए था 12। तो कितने की गड़बड़ हो गई, तो आप कहेंगे सर 35 12 23 की गड़बड़ हो गई, हाँ है ना। तो 23 की गड़बड़ हुई मेरे भाई किस पे, 12 पे। ओरिजिनल तो 12 था ना, तो 100 पे कितनी। अब यहां समय मत खराब करना, 23/12 की फ्रैक्शन मैंने सिखाई हुई है आपको कि भाई 23/12 को ऐसे लिख लो, 12 दूनी 24 माइनस 1/12। तो 12 दूनी 24 में 1/12, तो 2 का मतलब 200% और 1/12 का मतलब 8 से ही 1/3%। तो भैया मोरे 8 की जगह 9 ले लो, 200 में से 9 गया 191 और 3 में से 1 गया 2/3, तो 9 191 सही 2/3 मेरा आंसर आ जाएगा। 191 सही 2/3 मेरा आंसर आ जाएगा, हाँ है ना, समझे। उसका कोड मैथ स्पेशल 27 है या 26 है, 3 ही तो बैच है यार, 5 से 6.5, 6.5 से 8 और 8 से 9.5। ये हराम को कौन सा बैच शामिल करवा रहा है इसमें, पूछ उससे। आठ से 9.5 27 था मैथ स्पेशल 27। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। हाँ हाँ ठीक ठीक, वो ठीक ठीक ठीक, चार ठीक 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 ठीक, हाँ सही। बड़े भाई आगे करो जी। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 20%, देन बाई हाउ मच % कंजप्शन इज इंक्रीज सो एज एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाई 4%। इसको हटाओ, ये करो जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिए करिए। अच्छा अच्छा, एक शुरुआत वाला हो गया मैथ स्पेशल 23, ठीक ठीक, वही 26 होगा भाई, सही कह रहा है। बड़े भाई आगे आओ दोस्तों, देखिए यार बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको छोटा करूंगा क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए बड़ी जगह चाहिए। सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन समझानी है और कुछ नहीं है, ठीक है जी। और यहाँ 366.66 के आगे डॉट डॉट लगा लेना ऐसे, ठीक है। देखिए यार, आ जाओ दोस्तों,
सवाल में कह रहा है भाई ए बी सी डी परचेज ए पेन फॉर ₹56 लाख। कहता है ए बी सी डी ने 56 लाख रुपए का एक पेन खरीदा, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि बी प्लस सी प्लस डी का जो हिस्सा है वो ए के हिस्से का 460% है। तो सबसे पहले तो 460% की फ्रैक्शन बना लो। तो मन मन में बनाओगे तो 400% जमा 60%। पूरा डिटेल पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज, ताकि आप फ्रैक्शन समझने लगे। अगले हफ्ते से मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ बोलूंगा कि 400 की 4 और 60% 3/5। तो 400% की 4 और 60% को लिख लो 20%, 20% की 1/5, तो 20 का 3 गुना, तो 3/5। 5 चौक 20 और 3 23, तो फ्रैक्शन बनी 23/5। अब बात को समझना गहराई से। कह रहा भाई 4 लोंडे हैं, कौन कौन से, ए बी सी डी। चारों ने 56 लाख रुपए में एक पेन खरीदा और कह रहा है बी सी डी, बी प्लस सी प्लस डी का जो हिस्सा था वो ए के हिस्से का, किसके हिस्से का, ए के हिस्से का, ऑफ ए, ऑफ ए। कहता है ए के हिस्से का हिस्सा ए के हिस्से का 460% है। तो किसके हिस्से का, ए का। और मैंने बताया था जिसका, जिससे, ये सब नीचे वाला। तो ए का हिस्सा इसका मतलब 5 है। तो बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा कितना बना भाई, 23। किसी भाई को यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? डज एनी भाई हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस? नहीं, हाँ या ना। दूसरी बात, इसका मतलब ये बना कि बी सी डी का हिस्सा 23 है, तो ए का हिस्सा 5, तो चारों का हिस्सा कितना बना, 23 और 5 28। यानी ए बी सी डी का हिस्सा 23 और 5 28 यूनिट बना। 28 यूनिट है कितना, 56 लाख। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी बनी, 2 लाख। तो एक यूनिट 2 लाख है, तो पूछा क्या है, ए का हिस्सा मान लो। तो ए का हिस्सा था 5 यूनिट, तो एक यूनिट 2 लाख, तो 5 यूनिट 10 लाख। यानी मैं ये कह सकता था कि ए का जो हिस्सा है वो 10 लाख है। ए का जो हिस्सा है मेरे भाई वो कितना है, 10 लाख। हाँ या ना। अब आ गए, अब आते हैं आगे पे। आगे कह रहा है जबकि ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का, कह रहा है जी ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का 366 सही भाई 360.6666 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 366 सही 2/3%। और आप तो जानते हैं 300% का मतलब बना 3, और 66 सही 2/3% मतलब 2/3। तो फ्रैक्शन बनी 3 तिया 9 2 11/3। इसका मतलब ये हुआ, और पूछा था क्या कि ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का, किसके हिस्से का मेरे बच्चों, बी के हिस्से का। हाँ है ना। तो बी का हिस्सा कितना हुआ जी, 3। तो ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा कितना हुआ, 11। यानी बी का हिस्सा 3 हुआ, तो इसका 366 सही 2/3% बना 11। इसका इतना परसेंट बना 11, यानी इसका हिस्सा 3 है, तो इनका हिस्सा कितना है जी, 11। बोलो दोस्तों हाँ है ना, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ इन चारों का टोटल क्या बना, ए बी सी और डी चारों का इन्वेस्टमेंट बना 11 और 3 14। तो चारों ने अगर 14 यूनिट पैसा लगाया है, जबकि सच्चाई में कह रहा है 56 लाख रुपए लगाया है, तो एक यूनिट की वैल्यू आई 4 लाख रुपए। तो 3 यूनिट की वैल्यू आई 3 चौक 12 लाख रुपए। इसका मतलब मेरे बच्चों बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो कितना था, 12 लाख रुपए। एक बार इतनी बात को समझो दोबारा से। आइए जी आगे। अब आते हैं जी अगली स्टेटमेंट पे। अगली तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का, किसके हिस्से का, ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40% है। तो 40% की फ्रैक्शन 2/5।
तो किसके हिस्से का ए प्लस बी प्लस डी, तो 5 जो वैल्यू होगी वो ए प्लस बी प्लस डी की बनेगी। और कह रहा है इसका 40% जो हिस्सा है वो किसका है, सी का, तो सी की वैल्यू बनी 2। यानी मेरे बच्चे ए प्लस बी प्लस डी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो सी का, सी ने अगर 2 यूनिट इन्वेस्ट किया है तो इन्होंने 5, यानी सी ने इसका 40% पैसा इन्वेस्ट किया है। तो मेरे बच्चों ये बताओ चारों ने ABCD ने कुल मिला के कितना पैसा लगाया, 5 और 2 7 यूनिट, जबकि एक्चुअल में कह रहा है 7 यूनिट नहीं लगाया, 56 लाख रुपए लगाया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 लाख, तो 2 यूनिट की वैल्यू 8 दूनी 16 लाख, यानी सी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है भाई, 16 लाख रुपए। तो भैया सी ने पैसा लगाया 16 लाख। एक बार इतना उतार लो फिर आगे बढ़े। सॉरी 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 सॉरी, आवाज चली गई थी, सॉरी सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ बेटा ध्यान दिया कर, ठीक है। इस पे जैसे ही वापसी आता हूं ना मैं, तो माइक बंद हो जाता। मैं ये कह रहा था कि भाई चारों ने रुपए 56 लाख इन्वेस्ट किया, ए ने 10, बी ने 12 और सी ने 16, तो जोड़ेंगे तो 10 और 12 22 और 16 38, तो तीनों ने कुल मिला के कितना पैसा लगाया, 38 लाख। चारों ने इन्वेस्ट किया 56, 56 में से 38 लाख तो इन्वेस्ट किया है ए बी और सी ने, तो बचा कितना भैया 18, तो 18 लाख किसने इन्वेस्ट किया होगा, डी ने। पक्का। एक तो तरीका है ये, दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको सारे को ही रेशियो बेस्ड क्वेश्चन लेके चलते, हम अलग अलग ये वैल्यू ना निकालते। हम अलग अलग वैल्यू ना निकालते, सबका रेशियो निकालते, और हम ये रेशियो निकालते कि यार यहां पे ये ए बी सी डी की टोटल जो एसेट्स बन रही है वो बन रही है 23 और 5 28, यानी चारों का इन्वेस्टमेंट 28 यूनिट है। यहां करते कि यहां ए बी सी डी के चारों का जो इन्वेस्टमेंट है वो 11 और 3 14 यूनिट है। यहां बात करते तो ए बी सी और डी 5 और 2 7 यूनिट इन्वेस्टमेंट है, तो सबका जो हिस्सा होगा मेरे बच्चों को तो बराबर होगा। भाई ऐसा नहीं हो सकता ना कि यूनिट वाइज एबीसीडी का यहां यूनिट 28 बना, यहां एबीसीडी का टोटल हिस्सा 14 बना, यहां एबीसीडी का टोटल हिस्सा 7 बना। ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं आपकी क्लास में तो कहूं आज मैं 40 साल का, आपसे अगले वाली क्लास में कहूं जी मैं 41 साल का हूं, ये तो गलत है ना। अगर आदमी वही है तो उसका जो टोटल वैल्यू होगी वो भी सेम बोलनी चाहिए उसको। तो ऐसे ही अगर यहां एबीसीडी चारों की टोटल इनकम 28 यूनिट है तो यहां पे भी एबीसीडी की चारों की टोटल इनकम 28 ही करनी चाहिए और यहां पे भी 28 करनी चाहिए। लेकिन ये है रेशियो, तो इसको 28 कैसे किया जाए, तो इसको 2 से गुना कर दो। तो 2 से गुना किया तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, हाँ है ना। इससे 28 कैसे किया जाए, 4 से गुना कर दो, तो इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब बना कि भैया टोटल एबीसीडी ने 28 यूनिट इन्वेस्ट किया है, उसमें से
ए ने इन्वेस्ट किया है 5, बी ने इन्वेस्ट कर दिया 6 और सी ने कितना इन्वेस्ट कर दिया जी 8। तो तीनों ने मिलकर इन्वेस्ट कर दिया 8 से 14 और 5 19। टोटल पैसा था कितना 28। 28 में से 19 यूनिट तो एबीसी ने इन्वेस्ट किया, तो बचा कितना जी 9 यूनिट। तो ये 9 यूनिट किसने इन्वेस्ट किया होगा डी ने। अब टोटल इन्वेस्टमेंट था 28 यूनिट और वो रिप्रेजेंट कर रहा था किसे भाई 56 लाख को। तो एक यूनिट की वैल्यू थी 2 लाख, तो 9 यूनिट की 9 दूनी 18 लाख। तो हम इस बात को ऐसे भी सोल्व कर सकते थे और ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। बात आई जी यहां तक समझ में? हाँ है ना, जिसको जो समझ आए। दिलीप जी 366.66 नहीं था, वो मैंने बताया था कि उसमें एक करेक्शन है कि 366.66 नहीं था, इसके आगे डॉट डॉट लगाने को मैंने आपको कहा था। तो बेटा अगर इसकी फ्रैक्शन समझनी तो दोबारा समझा देता हूं। 366.66 आपको याद होगा 1/3 की लिखवाई थी 0.33 और 2/3 जो मैंने लिखवाना चाहा था वो था 0.66। हाँ है ना, तो 66 सही, ये जीरो इसको लिख सकते हैं 366 जमा में 0.6666 अगर बिल्कुल ही बावले हैं तो 366 और इसकी फ्रैक्शन थी 2/3 तो इसको लिख सकते हैं 366/2/3%। हाँ है ना, अब इसको तोड़ लेंगे, एक तो 300% और एक 66 से 2/3%। तो 66 से 2/3% की फ्रैक्शन 2/3, 300% की 3। तो ऐसे बनाई थी भाई फ्रैक्शन उसकी। ठीक है, आइए आगे। करो जी 6th क्वेश्चन। आइए जी, कह रहे यदि एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, ध्यान देना ये अतिरिक्त है यानी मोर है, ज्यादा कमाता है। कहता है एक्स वाई से 25% ज्यादा कमाता है, तो मेरे भाई 25% की फ्रैक्शन क्या हुई 1/4, यानी वाई अगर 4 कमाएगा तो एक्स 1 फालतू कमाएगा, तो वाई 4 कमाएगा तो एक्स 1 फालतू कितना कमाएगा 5। तो कह रहा है कि बताइए, तो आगे कह रहा है कि वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम धन कमाता है, किससे एक्स से, जिससे वो नीचे लिखो। तो एक्स की वैल्यू क्या ली है 5। कह रहा जी वाई एक्स से कितना कम कमाता है, तो 1 कम कमाता है। तो कह रहा जी परसेंटेज में उत्तर बताओ, तो आंसर लिखेंगे जी कितना 20%। बिल्कुल सही, बताओ जी। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि इफ कृष्ण सैलरी 16:2/3% लेस देन राधा, कृष्ण की सैलरी राधा से 16 से 2/3% कम है। कृष्ण की सैलरी राधा से 16 से 2/3% कम है, तो भैया 16 से 2/3% की जो फ्रैक्शन होगी वो होगी जी कितनी 1/6, यानी राधा की सैलरी 6 होगी तो कृष्ण की सैलरी 1 ज्यादा होगी। कृष्ण सैलरी 16:2/3% लेस देन राधा, सॉरी कम है। कहता कृष्ण की सैलरी राधा से, यानी राधा की सैलरी अगर 6 है तो कृष्ण की सैलरी 16 से 2/3% कम है, यानी 6 का 16 से 2/3% 1 बना।
तो राधा की सैलरी 6 है, तो इस कृष्ण की एक कम कितनी होगी जी? 5 है। अब कह रहा है जी बताइए कि कृष्ण की आय से, तो कृष्ण की आय कितनी है? 5। राधा की आय कितनी अधिक है? तो कितनी ज्यादा है? 1। तो कितना परसेंट बना? तो आंसर लिखेंगे जी 20%। क्लियर है? तो आंसर आएगा मेरे भाई 20%। पी क्यू से 6 गुना बढ़ाइए, मैं कल पिछली क्लास में करा चुका था। बताइए जी। कहता है किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो मेरे बच्चों 60% की फ्रैक्शन आप जानते हैं क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 20% 1/5, तो 60% 3/5, यानी टोटल स्टूडेंट अगर 5 हैं, कुल विद्यार्थी अगर 5 यूनिट हैं, तो लड़के कितने भैया? तो आप कहेंगे जी लड़के हैं 3। अगर कुल विद्यार्थी 5 है तो लड़के हैं 3। अब बेटा 5 में से अगर 3 लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी बनी? तो आप कहेंगे जी लड़कियां हैं 2 यूनिट, जबकि सवाल में कह रहा है लड़कियां दे कितनी रखी है? 972। तो भैया 2 यूनिट 972, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 चौक 8, 2 8 16, 2 6 12, 486। तो टोटल स्टूडेंट 5 है, तो 5 यूनिट के लिए 5 गुना 486। भाई सोल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ है ना? आइए जी, करो जी, बताओ। बता रहा हूं भाई, देखो ध्यान से, इसको सेट कर दो एक बार। पढ़ लिया मेरे बच्चों? तो आओ जरा सवाल पे। कह रहा है राम 6 तो काली गेंद खरीदता और एक्स सफेद गेंद खरीदता है। तो भैया काली, ये काली काली गेंदें, और एक्स खरीदता है सफेद गेंद। 6 काली गेंदें खरीद लेता है और एक्स खरीद लेता है मेरे भाई सफेद गेंद। कह रहा है जी काली गेंद का मूल्य सफेद गेंद के मूल्य का 5/2 गुना है। 5/2 है, ध्यान देना, किसके मूल्य का 5/2 गुना है? सफेद गेंद के मूल्य का। किसका? सफेद गेंद के मूल्य का। तो इसका मतलब व्हाइट गेंद की कीमत अगर 2 है तो काली गेंद की कीमत 5 है। यानी व्हाइट गेंद जो सफेद गेंद है इसकी कीमत अगर 2 यूनिट पर बॉल है, बॉल है क्या है? गेंद है, हाँ, तो इसकी कीमत होगी 5 यूनिट। एक बार आप इतनी बात को समझो, अगर कोई दिक्कत है तो फिर मैं समझाता हूं। ये क्वांटिटी हो गई, यानी यहां तक तो हमने सवाल में कुछ किया ही नहीं, जो लैंग्वेज बोली थी उसको एज इट इज लिखा है। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अब कह रहा है जी क्लर्क को कहा कि भाई बिल बना दे। क्लर्क को बिल बनाना क्या चाहिए था सही रूप से? तो क्लर्क को बिल बनाना था कि भाई 6 काली गेंद 5 यूनिट के हिसाब से 30 यूनिट की हो गई, एक्स सफेद गेंद 2 यूनिट के हिसाब से 2x की बनी। तो ये होना चाहिए था जी सही बिल, ये देना चाहिए था सही बिल।
लेकिन कहता है जी क्लर्क ने गलती कर दी। और क्या गलती कर दी बाबू? गलती ये करती कि गेंदों की संख्या को इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज बदल दिया, यानी सफेद मान ली 6 गेंदे और काली मान ली x गेंद। तो उसने बिल बनाया कि यार x गेंदे 5 यूनिट के हिसाब से 5x की, और सफेद गेंद 6 मान ली तो 6 गेंदे 2 यूनिट के हिसाब से 12 की। तो ये उसने मेरे भाई गलत बिल बना दिया और ये मेरा सही बिल था। एक बार इतना पढ़ो फिर आगे बताता हूं। बढ़ा जाए आगे। अब कह रहा है जी बिल बनाते समय कर्मचारी ने गेंदों की संख्या को आपस में बदल दिया, इस वजह से बिल की कीमत 45% बढ़ गई। अब जो बिल है वो पहले से 45% बढ़ गया। तो ये सही बिल था, ये गलत है। तो सही बिल अगर 100 रुपए का था मेरे बच्चों, तो कह रहा जी गलत बिल 45% बढ़ गया, यानी 145 हो गया। भाई काटेंगे तो 20 और 29, वरना मेरे को पता भी था पहले से कि भाई 45% की फ्रैक्शन बनानी है तो 5% की 1/20, तो 45 9 गुना होता है तो 9/20। मैं ऐसे भी कह सकता था कि ओरिजिनल 20 था तो 9 बढ़ गया, अब 29 हो गया। अब कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू निकल के आएगी 15, या मैं ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर लूंगा। यहां उद्देश्य केवल और केवल लैंग्वेज समझाने का था। ठीक है जी। पिछले क्वेश्चन में 22 का बोला था क्या? सॉरी, मैं देख लेता हूं एक बार। ओहो, तो हमें टोटल नंबर नहीं बताने थे 5, हमें पूछा था किसका? लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या थी 3 यूनिट, तो 1 यूनिट 486, तो 3 गुना 486, तो ये लड़कों की आ जाती भाई। सॉरी, 100 कहां से आया इसमें? मत लो 100 भाई। वो ये कह रहा है कि अब जो बिल है वो पहले से 45% ज्यादा है, तो 45% की फ्रैक्शन क्या होती है? 9/20, यानी अगर ओरिजिनल बिल 20 था तो अब 9 बढ़ गया बिल, तो 29 हो गया। तो ये ओरिजिनल बिल था, ये 20 था, तो अब गलत बनाने पे 9 बढ़ के यानी 29 हो गया। ऐसे समझ लो यार। हाँ है ना? हाँ, तो मैंने 22 फाइंड करना था तो सही तो कर दिया। सर प्लीज आप कुछ समझाओ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप क्लास की कभी से डालते, क्या कर रहा है भाई? बताओ यार 11th क्वेश्चन। अजीत क्या करे भैया? उल्टा नहीं किए, यही कह रखा था सवाल में कि जो गलत बिल बना वो सही बिल से 45% फालतू था। तो यही तो किया था कि सही वाला बिल 20 था तो उसका 45% 9 फालतू, तो गलत वाला 29 किया भाई। हाँ हाँ भाई, जो आपको अभी वीडियो प्रोवाइड हुई है उसमें क्लास आगे पीछे होगी, वो इस वीक तक एडजस्ट हो जाएंगी, सारी सेट हो जाएंगी, परेशान मत हो। पढ़ो जी इस वाले क्वेश्चन को। देखो यार, कह रहा है ए और बी की कुल आय 1500 रुपए। ए ने अपनी आय को 90% और बी ने अपनी आय का 80% खर्च कर दिया, और उनकी सेविंग का रेशियो है 3:4। तो बताओ जी उनकी इनकम क्या है? तो भाई मेरे मैं मान लेता हूं कि ए की इनकम ए है और बी की इनकम बी है, और चूंकि रेशियो दे रखा है, ए की इनकम ए मान ली, बी की इनकम बी। कह रहा है जी ए अपनी इनकम का 90% खर्च कर रहा है। तो मेरे बच्चे अगर वो 90% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा? 10%। बोलो यार, अगर वो 90% ए खर्च कर ले रहा है तो ए अपनी इनकम का कितना हिस्सा बचाएगा? 10%। तो ए की इनकम मानी क्या थी? ए, और कह रहा है जी 10% वो बचाएगा, तो ये ए की बचत हो गई। कह रहा है जी बी अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है, अगर 80% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना? 20%। तो बी अपनी इनकम का 20% बचा रहा है। तो ये मेरे बच्चे ए की बचत हो गई, ये मेरे बच्चे बी की बचत होगी, और सवाल में कह रहा है इनकी बचत का अनुपात है 3:4। काटोगे
तो 1:2 आया, 2 से काटोगे 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की इनकम और बी की इनकम का जो रेशियो था वो 3:2 आया। आप कहें ये तो ए बी का आया, तो बेटा हमने माना क्या था, हमने ये तो माना था कि ए की इनकम ए और बी की इनकम बी। और कह रहा है जी इन दोनों की टोटल इनकम 1500 है, और हमने निकाला कि ए की इनकम 3 यूनिट थी तो बी की इनकम 2 यूनिट, तो टोटल इनकम कितनी बनी, 5 यूनिट। और 5 यूनिट किसके बराबर है, 1500 रुपए के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई जी, 300 रुपए। तो 1 यूनिट 300 रुपए, तो 3 यूनिट 3 गुना 300 ये हुआ 900 रुपए, और 2 गुना 300 हो गया 600 रुपए। तो ये इनकम 600 रुपए, ये इनकम 900 रुपए। समझे भैया? बड़े भाई आ गए, आइए भाई। x15 कैसे है, सोल्व करने पे आया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। गधा कह रहा है x15 कैसे है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं आती क्या, या फिर ऑप्शन से डायरेक्ट उठा के टेक करना होगा। पढ़ो यार इस क्वेश्चन को। आओ दोस्तों, देखिए यार सवाल में क्या कह रहा है समझते हैं। सवाल में कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल एक्स इज 80%। कहता है एक परीक्षा में स्कूल एक्स के पास हुए छात्र कुल परीक्षार्थियों का 80% थे। यानी स्कूल एक्स में अगर मान लो 100 बच्चे अपीयर हुए थे, ये है अपीयर वाले, बिल्कुल देसी तरीके से समझा दे रहा हूं। अगर 100 बच्चे अपीयर हुए थे तो कह रहा है जी जो पास होने वाले बच्चे हैं वो हैं 80। बात समझ रहे हो? कह रहा है जी स्कूल एक्स में अगर 100 बच्चे अपीयर हुए थे तो पास होने वाले बच्चे हैं 80। कहता है स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थी स्कूल एक्स के कुल परीक्षार्थी से 25% ज्यादा है। स्कूल वाई के जो अपीयर स्टूडेंट हैं वो एक्स से 25% ज्यादा है, तो 100 का 25% जोड़ा 125। यानी स्कूल एक्स में अगर 100 बच्चा अपीयर था तो मेरे बच्चे वाई में कितना बच्चा अपीयर होगा, 125। अब आगे कह रहा है कि स्कूल एक्स में जितने बच्चे पास हुए उससे 40% बच्चे स्कूल वाई में पास हुए, तो स्कूल एक्स में कितने पास हुए, 80। तो इससे 40% ज्यादा बच्चा वाई में पास हुआ, तो 80 का 40% निकालोगे भैया, 40% के फ्रैक्शन 2/5, 16 5 80, 16 दूनी 32, तो 32 बच्चा ज्यादा। तो 80 में 32 जोड़ोगे आएगा 112। तो 112 स्टूडेंट ऐसे थे जो आपके वाई स्कूल में पास हुए। अब एक बार जरा इस बात को पढ़ो, फिर आगे बढ़ता हूं, फ्रैक्शन से बताता हूं, सारी चीजों से बताता हूं। एक बार लैंग्वेज तो समझ में आने लगे जी। अखिलेश जी दोबारा समझा देता हूं।
अब कह रहा जी बताइए वाई में कितने बच्चे पास हुए। तो यार 112 बच्चे पास हुए हैं, किस में से, 125 में से। तो कह रहा कितना % बच्चा पास हुआ। ये तो थी मेरे भाई लैंग्वेज। एक और जरा इतनी बात को समझो फिर समझाऊंगा। देखो मेरे बच्चे, फ्रैक्शन से भी समझा दूंगा, सारे तरीके से समझा दूंगा। एक बार आप पढ़ने की कोशिश तो करो। आप लैंग्वेज ही नहीं समझोगे फिर कैसे बात बनेगी, इसी में दिक्कत कर रहे हो। तो देखो यार, अब अगर आप देख रहे हैं कि 112 तो कटने का नहीं इससे, क्योंकि ये 5 का क्यूब है, यहां कटेगा नहीं। तो जब कुछ नहीं हो रहा तो फिर हमें कैलकुलेशन वाला पार्ट प्ले करना है। कैसे कि भाई ये काटेंगे 5 आएगा और ये काटेंगे 4 आएगा, 4 से गुना करेंगे 448/5, 5 से भाग देंगे, 5 8 40, 5 9 45, 5 6 30। तो आंसर आएगा 89.6%, डी ऑप्शन। ठीक है, तो बेटा आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा सरदर्द हो रहा है, कल पढ़ाएंगे, उसका फिर मंडे से प्रॉपर चलाएंगे चीज़ों को। ठीक है बेटा, अब इतना ही रखते हैं क्लास।